हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो आज जो हम करने वाले वो होंगे क्वेश्चन जो सीबीएसई के द्वारा कल केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन जो रिलीज करे गए हैं वो हम सॉल्व करने वाले हैं। ये जो सारे क्वेश्चंस होंगे वो दो वीडियो के अंदर सॉल्व होंगे, पार्ट वन पार्ट टू, क्योंकि 8 क्वेश्चंस दिए हैं, लेंथी हो जाते हैं सॉल्व करने में। तो एक आज की लेक्चर में हम 4 क्वेश्चन करेंगे और कल के लेक्चर में मतलब अगली नेक्स्ट वीडियो में हम 4 क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना, केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन हमने बिजनेस स्टडीज में कर लिए हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं, इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में, ज्योग्राफी में, बाकी सब में भी इश्यू है। तो आप cbse academics.nic.in पर जाइए, वहां पर क्वेश्चन बैंक का एक टैब दे रखा होगा, वहां पे क्लास 12 पे जाइए, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के वहां पे केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन मिल जाएंगे। बिजनेस स्टडीज के केस बेस्ड स्टडीज हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं 1 मार्क सीरीज के अंदर हमारी। इसके अलावा अकाउंट्स की हम आज कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स की भी हम कल कंप्लीट कर देंगे। तो इसी के साथ हमारे सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक्स वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले जैसे हमारी बात हुई थी, हम जब जैसे ही हम केस बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या क्वेश्चंस को हम बिना केस को रीड करे सॉल्व कर पा रहे हैं? कर पा रहे तो ऑब्वियसली टाइम बच जाएगा, नहीं तो हम केस को रीड कर ही लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं केस को इग्नोर कर रहा हूं, मैं सबसे पहले क्वेश्चन पर आ रहा हूं क्वेश्चन को देखने के लिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है? रेम्यूनरेशन विल बी ट्रांसफर टू remuneration will be transferred to dash of Amit and Mahesh at the end of accounting period। ठीक है, क्या ट्रांसफर करेंगे? रेम्यूनरेशन को। देखो रेम्यूनरेशन नॉर्मली तो हम किस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो लेट्स सी ऑप्शन क्या दे रखे हैं? कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट, करंट अकाउंट एंड नन ऑफ द अबव। अब देखो यहाँ पे करंट अकाउंट भी दे रखा है, तो करंट अकाउंट देने का मतलब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि यहाँ पे फिक्स कैपिटल की बात हो सकती है। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं होगा तो मान के चलेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, हमारा आंसर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। लेकिन ऊपर का क्वेश्चन में दे रखा हो फिक्स कैपिटल की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम करंट अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है करंट अकाउंट के अंदर सारे अप्रोप्रिएशंस आते हैं, चाहे आपका आईओसी हो, आईओडी हो, पी&एल अप्रोप्रिएशन हो, सैलरी हो, कमीशन हो, किसी भी तरीके का रेम्यूनरेशन हो। ये आपको चीज समझ में आ रही है? ओके, तो मतलब वो केस तो रीड करना पड़ेगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं एक बार। अपॉन एडमिशन ऑफ सुंदरम द सेक्रीफाइस फॉर प्रोवाइडिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डन by Amit only, by Mahesh only, by Amit and Mahesh equally, by Amit and Mahesh in the ratio 3:2। तो वो क्वेश्चन बताएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, तो वही चीज हम कर पाएंगे। सुंदरम विल बी एन एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन ऑफ डैश एट द एंड ऑफ द ईयर। सुंदरम को हम कितना रेम्यूनरेशन देंगे, ये भी हम केस के साथ ही सॉल्व कर पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, while taking up the accounts procedure for this reconstitution of the accountant of the firm Mr. Suraj Marwaha faced a difficulty. Solve it answering the following: the amount of loan that Sundaram has agreed to provide, he is entitled to interest thereon at the rate of dash। सुंदरम पार्टनर है और उसने अगर लोन दिया है तो क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम कितना लोन देते हैं? अगर पार्टनरशिप डील में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं होता तो हम उनको कितना लोन देते हैं? 6% देते हैं। तो क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो 6% देंगे, अदरवाइज केस में जो दे रखा होगा वो हम देंगे। तो चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन को। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन को देखेंगे। अमित and Mahesh were partners in a fast food corner sharing profit and loss in the ratio of 3:2। तो ओल्ड रेशियो आपको कितना दे रखा है? 3:2 दे रखा है। They sold fast food items across the counter and did home delivery too। Their initial fixed capital, बच्चों यहाँ पर क्या वर्ड दे रखा है? फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है। तो मतलब हमारे दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीजें जाएंगी? एडिशनल ऑफ कैपिटल या इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल या फिर विड्रॉल ऑफ कैपिटल। बाकी सारे रेम्यूनरेशन किसमें जाएंगे? करंट अकाउंट के अंदर जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया, रेम्यूनरेशन विल बी ट्रांसफर टू व्हाट? करंट अकाउंट। ये चीज समझ में आ रही है? किस अकाउंट पर ट्रांसफर करेंगे? हम करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। Their initial fixed capital contribution was rupees 1,20,000 and 80,000। ठीक है, हमको दो कंट्रीब्यूशन दे रखे हैं। अमित का 1,20,000 है और महेश का 80,000 है। ये आपको चीज क्लियर हो गई? बहुत ही बढ़िया। At the end of the first year, their profit was 1,20,000 before allowing remuneration। मतलब प्रॉफिट कितना हुआ था उनका? 1,20,000 हुआ था। ओके, बिफोर अलाइंग मतलब इसमें से भी हमने पे कुछ नहीं किया है। क्या पे नहीं करा है? रेम्यूनरेशन ऑफ रुपीज 3,000 पर क्वार्टर टू अमित। क्वार्टर मतलब 4, तो 3,000 इंटू 4 12,000 अमित को मिलना चाहिए। 2,000 पर हाफ ईयर टू महेश, 2,000 इंटू 2
4,000 किसको मिलना चाहिए? महेश को मिलना चाहिए। अभी तक तो ये कहानी चल रही है कि 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ था, 12,000 रेम्युनरेशन अभी अमित को देना बाकी है और 4,000 का रेम्युनरेशन अभी महेश को देना बाकी। ये चीज क्लियर हो गई आपको? बहुत सही है। Such a promising performance for first year was encouraging, therefore they decided to expand the area of operation. आगे बढ़ाना पसंद किया। For this purpose, they needed a delivery van, a few scooties, an additional person to support. 6 months into the accounting year, मतलब 6 महीने बीत चुके हैं। They decided to admit सुंदरम, मतलब न्यू पार्टनर को हम एडमिट करेंगे, and offered him 20% as shares of profit along with monthly remuneration of 2,500। मतलब क्या? हमने 6 महीने बाद अमित और महेश ने मिलकर किसको एडमिट किया? सुंदरम को एडमिट किया न्यू पार्टनर के लिए, उसको 20% शेयर दिया। ये चीज समझ में आ रही है? और 2,500 रुपए का मंथली रेम्युनरेशन दिया। तो साल का कितना होता है? 2,500 इंटू 12, 30,000। एनुअल हमारा 30,000 का बनता है। ये आपको चीज समझ में आ रही है? Sundaram was asked to introduce 1,30,000 as capital and 70,000 as premium for goodwill. Okay. Beside this, Sundaram was required to provide 1 lakh rupees for a 2-year loan period. Sundaram readily accepted the offer and the terms of the offer were duly executed and he was admitted as a partner. तो बच्चों देखो, लास्ट क्वेश्चन का आंसर तो हमको पता ही अब अचानक से ही मिल गया। क्यों मिल गया अचानक से? क्योंकि क्वेश्चन में इंटरेस्ट और लोन नहीं दे रखा, तो हम क्या बोलेंगे? 6% बोलेंगे। ये आपको चीज समझ में आ गई? तो लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 6% होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी नहीं दे रखा कि आपको इंटरेस्ट और लोन कितना देना है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा 6%। ओके। सुंदरम को कितना रेम्युनरेशन मिलेगा? मंथली रेम्युनरेशन कितना? जरा बात करो। मंथली रेम्युनरेशन है 2,500। तो एट द एंड ऑफ द ईयर उसको कितना रेम्युनरेशन मिलेगा? बताइए जरा मेरे को। एट द एंड ऑफ द ईयर कितना रेम्युनरेशन मिलेगा? सर 2,500 इंटू 12, 30,000। है ना? बिल्कुल गलत। 6 महीने बाद वो एडमिट हुआ है, तो एट द एंड ईयर उसको 6 महीने का रेम्युनरेशन मिलेगा। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही? पहले तो हमको ये बताइए। उसको 6 महीने बाद एडमिट किया। चलो मैं दिखाई देता हूँ स्क्रीन पर। 6 months into the accounting period, they decided to admit Sundaram as a new partner। मतलब उसको 6 महीने बाद एडमिट किया, मतलब 6 महीने तो बचे साल के, तो उसे कितना दिया जाएगा? बताइए। 2,500 into 6, that is what? 15,000। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल सही। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा 15,000। फोर्थ का आंसर 6% हो गया, बिल्कुल सही। थर्ड का आंसर 15,000 कैसे आया? क्योंकि 6 महीने के लिए आया, वो 6 महीने बाद आया, तो 6 महीने तो बचे ईयर में, तो 2,500 into 6। अब बात करते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 2। अपॉन द एडमिशन ऑफ सुंदरम, द सैक्रिफाइस फॉर प्रोवाइडिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी डन। किसने सैक्रिफाइस किया? कुछ क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है, कुछ क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है। सिंपली उन्होंने क्या बोला है? ओल्ड पार्टनर 3-2 में सुंदरम को एडमिट किया 20% के लिए, बस, और कुछ नहीं दे रखा। तो ये हमारा केस 1 होता था। याद करो, आपने पूरे साल प्रैक्टिस कर ली है। जब क्वेश्चन में साइलेंट हो, ओल्ड पार्टनर है, न्यू पार्टनर ने शेयर के लिए, क्वेश्चन साइलेंट होता है, तो हम क्या मानते हैं? जो उनका ओल्ड शेयर होगा वही उनका सैक्रिफाइसिंग शेयर भी होगा। याद आ रहा है कुछ? जो उनका ओल्ड शेयर होगा वही उनका सैक्रिफाइसिंग शेयर भी होगा। तो बिल्कुल सही। इनका यहाँ पर तो सैक्रिफाइसिंग शेयर आएगा, वो कितना आएगा हमारा? 3:2। तो देखो क्या लिखा हुआ है? अपॉन एडमिशन ऑफ सुंदरम, द सैक्रिफाइस फॉर प्रोवाइडिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वुड बी डन by Amit and Mahesh in the ratio of 3:2। I hope ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है? अच्छा, एक चीज और मैं थोड़ा लिख देता हूं इसके अंदर, हमारे जो क्वेश्चन के आंसर थे। देखो यहां पर आएगा हमारा 15,000। ये चीज समझ में आ रहा है? 15,000 क्यों आएगा सर? 2,500 इंटू 6, क्योंकि 6 महीने के लिए वो एडमिट हुआ है। ये आपको चीज समझ में आ गई? और यहाँ पर हमारा कितना इंटरेस्ट आएगा? वो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट आएगा 6% पर एनम। पूरा लिखना बच्चों, 6% पर एनम। ओके, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 हमारी स्क्रीन पर सामने ये रहा, बट जैसे मैंने आपको बताया जब भी केस सामने बड़ा सा आए, लेकिन हम सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स, एनपीओ क्या बनाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट,
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, या नन ऑफ द दीज? तो हमको सबको पता है पहला बनाता है और कौन सा बनाता है, तीसरा बनाता है। तो 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। देखिए 1 and 3 का है, तो बिल्कुल डी आंसर हो गया हमारा 1 and 3। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, इसमें आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ। देखा, क्वेश्चन पढ़ने का यही फायदा होता है। ठीक है, जरा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? ऑनोरियम पेड टू फिजियोथेरेपिस्ट एंड स्पोर्ट्स टीचर विल बी डेबिटेड टू। आज तक हम ऑनोरियम कहाँ डेबिट करते आ रहे हैं, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, ऑनोरियम जहां हम पे करते हैं हम उसको कहाँ लिखते आ रहे हैं? सर हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में लिखते थे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक्सपेंडिचर साइड में डेबिट में लिखते थे टू ऑनोरियम, तो वही इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स 2 का ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। ये चीज समझ में आ गई? ओके। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताना है क्वेश्चन ट्रू है या फिर फॉल्स है। डोनेशन रिसीव्ड बाय मिसेस रजनी मेहता फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट शुड बी कैपिटलाइज्ड। मतलब उनको हेल्थ डिपार्टमेंट से जो डोनेशन मिली उसको कैपिटलाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मुझे एक बात बताइए, कैपिटलाइज कौन सा डोनेशन किया जाता है? स्पेसिफिक पर्पस वाला या जनरल पर्पस वाला? बिल्कुल सही आंसर आपका, स्पेसिफिक पर्पस वाला ही क्या किया जाता है, कैपिटलाइज किया जाता है। कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है? उसको बैलेंस शीट में लिखा जाता है स्पेसिफिकली, और जब उसमें से एक्सपेंडिचर करेंगे तो हम उसी में से स्पेसिफिकली माइनस करते हैं। ये चीज तो आपको पता है। तो देखो यहाँ पर उनको डोनेशन जो मिला है वो हेल्थ के पर्पस से मिला है कि नहीं मिला, स्पेसिफिक मिला है कि नहीं मिला, वो तो हम केस रीड करके ही बता पाएंगे। तो मतलब इसका आंसर हम वैसे नहीं दे सकते। ओके, ये क्लियर हो गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन, लाइफ टाइम मेंबरशिप की फीस की बात हो रही है। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन पेड बाय 10 मेंबर्स विल बी पोस्टेड इन। लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस का रखते थे सर, लायबिलिटी साइड में लिखते थे बैलेंस शीट के। याद आ रहा है कुछ? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। तो एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बिल्कुल नहीं, ये तो इनकम एक्सपेंडिचर तो आ ही नहीं सकता। लायबिलिटी साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट, यस। इनकम साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, नो, इनकम नहीं होती, वो लायबिलिटी साइड में जाता है। असेट साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट, गलत। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लायबिलिटी साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट। आप ये देख रहे हो ऊपर वाला केस बिना पढ़े हमने ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। आगे में 4 ही क्वेश्चन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, तो बस देखा, इसको कहते हैं तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करना। बस एक छोटे से क्वेश्चन के लिए ट्रू एंड फॉल्स के लिए हमको केस रीड करना पड़ेगा कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो उनको वो दी है, क्या डोनेशन दी है, वो जनरल डोनेशन है या फिर स्पेसिफिक डोनेशन। तो रीड करते हैं। वैसे हेल्थ डिपार्टमेंट ने दी है तो ऐसे तो होगा नहीं कि जाओ मन में जो है वो खर्च कर लो, स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया होगा। बट टू बी श्योर हम एक चीज को क्वेश्चन को रीड करेंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। रीड द हाइपोथेटिकल टेक्स्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। हमको सिर्फ ये देखना है हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो दिया है उसके बारे में। Dr. Rajni Mehta, a qualified MBBS doctor, got voluntary retirement at the age of 50 years from a renowned hospital. She was residing in a flat of wide apartment which is surrounded by slum which is inhabited by economically weaker strata of the society. Okay. As the public in the area were not aware about the importance of healthcare, a widespread alignment had been persistently prevailing. Rajni met with some of the local well-off people of apartment and decided to open a dispensary named a local clinic to provide them cost-free medical assistance and make them aware about hygienic living, physical fitness and balanced economic diet. Many of the apartment members agreed to it. She approached health department. उन्होंने health department को approach किया of the town with her proposal and which was accepted and she was initially one-time grant of rupees 2 lakh was immediately sanctioned for the purchase of medical equipment and test kits for pathology test। मतलब उन्होंने हेल्थ का ऑफर दिया कि हमको हेल्थ पर्पस के लिए खर्च करना हो, ऑफर लेके गए कि हम ऐसे क्लिनिक खोल रहे हैं, हमको टेस्ट वगैरह की मशीन चाहिए, तो उनको वन टाइम ग्रांट मिली 2 लाख रुपए की और उन्होंने उससे मशीन खरीदे। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई कहीं भी खर्च करने के लिए नहीं बोला, उन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट्स में खर्च किया, स्पेसिफिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यस, इट इज अ स्पेसिफिक डोनेशन, और स्पेसिफिक डोनेशन को हम कैपिटलाइज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार फिर से रीड करेंगे। डोनेशन रिसीव्ड बाय मिसेस रजनी मेहता फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट शुड बी कैपिटलाइज्ड। द आंसर इज यस, ट्रू, इट शुड बी कैपिटलाइज्ड बिकॉज़ इट वाज अ स्पेसिफिक डोनेशन, जो कि उन्होंने किसके पर्पस के लिए खर्च किया, टेस्ट किट्स के लिए और मशीन वगैरह के लिए खर्च किया। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब जाते हैं हम केस 3 की तरफ। तो केस 3 क्या दे रखा है हमको, जरा पढ़ेंगे।
अब जरा देख ले, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन बिना पढ़े हमने देखो पिछले केस में 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, तो एक बार नजर मारने में क्या जा रहा है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं सॉल्व कर पाएंगे, केस सॉल्व करना ही पड़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये तो कैश फ्लो नजर आ रहा है मेरे को, ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स विल बी, ये भी रीड करना पड़ेगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल बी, ये भी रीड करना पड़ेगा। मतलब अगर देखा जाए तो केस 3 हमारा कैश फ्लो पर बेस्ड है और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर बेस्ड है, तो इसके लिए तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब ये हमसे वर्किंग नोट की बात कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम्स, याद करो, याद आ रहा है कुछ, बिल्कुल सही। चलो रिवाइज करते क्या होता था, तो उसके अंदर हम क्या लिखते थे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व। चलो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक सेकंड रुको। तो याद करो बच्चों, हम वर्किंग नोट बनाते हैं, उसमें हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं क्या, ट्रांसफर टू रिजर्व, बिल्कुल सही। फिर उसमें हम क्या ऐड करते हैं, इंटरिम डिविडेंड। याद आ रहा है बच्चों कुछ, सर बिल्कुल याद आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ऐड क्या करते थे हम, ट्रांसफर सॉरी प्रोविजन फॉर टैक्स, बिल्कुल सही। और लास्ट में ऐड क्या करते थे हम, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड, सॉरी प्रोविजन फॉर डिविडेंड नहीं, प्रोपोज डिविडेंड ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा वर्किंग नोट होता है। अगर आपको याद आ रहा हो तो बिल्कुल सही, हमको सर याद आ रहा है। तो देखते हैं इसके अंदर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो हमको बेसिकली देखा ये सारी चीजें देखनी है। Read the following hypothetical text and answer the given question on the basis of the same. Krishika, an alumni of IIM Ahmedabad, initiated startup Krishika Limited in 2018. The profits of Krishika Limited in the year 1920, हमारा जो करंट ईयर वो कितना है, 1920 है। आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन 31,25,000, मतलब जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना है, 31,25,000 है। The profit was arrived after taking into consideration the following items. Gain on sale of fixed assets, ये क्या था, याद आ रहा है कुछ याद आ रहा है, ये क्या है, ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, याद आया, बिल्कुल सही। गुडविल रिटर्न ऑफ, ये क्या है, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अभी हमने लिखा है ये। ठीक है, जरा आगे रीड करते हैं क्या दे रखा है इसके अंदर। एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्लोजिंग, ओपनिंग, ध्यान रखना, डेट्स पे ध्यान देना। 20 हमारा क्लोजिंग है और 19 हमारा ओपनिंग है। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्रीज, ट्रेड पेबल्स एंड ट्रेड रिसीवेबल, ये चीज समझ में आ गई। ओके, तो बच्चों हमको क्या निकालना, पहले क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या निकालना बच्चों, हमको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमको निकालना है। बिफोर टैक्स का मतलब यहाँ पर वर्किंग नोट की बात हो रही है, और अभी हमने वर्किंग नोट का फॉर्मेट बनाया है। तो देखते हैं वर्किंग नोट के फॉर्मेट में हमने क्या पढ़ा था, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व प्लस इंटरिम डिविडेंड प्लस प्रोपोज डिविडेंड प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। देखते हैं इसमें हमको क्या क्या दे रखा है। तो बच्चों सबसे पहले हमको प्रॉफिट दे रखा है 31,25,000, फिर ट्रांसफर टू रिजर्व दे रखा है हमको 8,75,000, बिल्कुल सही। और फिर हमको दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 4,37,500। हमको प्रोपोज डिविडेंड नहीं दे रखा, हमको इंटरिम डिविडेंड नहीं दे रखा। ये आपको चीज समझ में आ गई। तो बस हमको क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। तो जो प्रॉफिट दे रखा था बेटा, हमको कितना दे रखा था, 31,25,000 हमको दे रखा था। ठीक है, ट्रांसफर टू रिजर्व कितना दे रखा था हमको, 8,75,000 दे रखा था। याद आ रहा है आपको बच्चों, बिल्कुल सही। इंटरिम डिविडेंड नहीं दे रखा था। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे रखा था 4,37,500 दे रखा था। बेटा मैंने फिगर्स अपने पास लिख ली थी एक जगह पे, इसलिए आंसर है। ठीक है, प्रोपोज डिविडेंड हमारा था नहीं, तो इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा करीबन 44,37,500। तो देखते हैं ये ऑप्शन हमारे क्वेश्चन में कहां दे रखा है। देखें जरा सॉल्यूशन को, बिल्कुल 44,37,500। तो देखें कहां है हमारा सॉल्यूशन, 44,37,500, बिल्कुल सही आंसर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही। दूसरा,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस विल बी, यहाँ पे क्या बात हो रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का मतलब क्या होता है, करंट असेट करंट लायबिलिटीज वाले एडजस्टमेंट से ऊपर वाला, या फिर ये कह लो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करना होता है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हमको माइनस करना होता है, यही चीज हमको करनी है। तो नीचे तुम्हारे करंट असेट करंट लायबिलिटीज है, उसका तो हमको कुछ करना नहीं है। ऊपर ये जो दो आइटम बचे हमारे 12,50,000 और गुडविल रिटर्न ऑफ हमारे 7,80,000, बस इसका एडजस्टमेंट करना, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए फटाफट इसको भी हम सॉल्व कर ही देते हैं। मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज रहती है लेकिन आपको उससे कोप अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है, हमको निकालना है, हमारा भी क्या निकला था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक मिनट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दे रखा था हमारा, 44,37,500, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है। इस पे हम क्या प्लस करेंगे, हमारे नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कि हमको दे रखा था गुडविल रिटर्न ऑफ, याद आ रहा है हमको, बिल्कुल सही, गुडविल रिटर्न ऑफ कितना था वो, मेरे ख्याल से 7,80,000 था, बिल्कुल सही, 7,80,000 था गुडविल रिटर्न ऑफ। जरा करते हैं 0,0,5,7 8 3 11 वे कैरी 2, कितना आ गया हमारा, 52,17,500। पर इसमें से हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करेंगे, वो क्या था हमारा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, बिल्कुल सही, कितना था हमारा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, 12,50,000, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। 0,0,5,7, 11 में से 6 गए 5, बिल्कुल सही, 11 में से 2 गए 9, काट के 4, 39,57,500 विल बी द करेक्ट आंसर। क्या होगा, 39,57,500 विल बी द करेक्ट आंसर। जरा देखते हैं इसका आंसर हमको कहां दे रखा है, फिर से रिपीट कर दो, 39,57,500, जरा डिस्कस करते हैं कहां है, बिल्कुल सही, 39,67,500, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं केस नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 की। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स, मतलब बस टैक्स वाला अमाउंट छोड़कर ऊपर वाला, मतलब इसके अंदर को क्या करना पड़ेगा, करंट असेट करंट लायबिलिटीज वाला ट्रीटमेंट पास करना पड़ेगा। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। तो जरा फटाफट से देखते हैं इसमें करंट असेट लायबिलिटी है, क्या होगा प्लस, क्या होगा माइनस, जरा देखते हैं इसके अंदर हम। अब देखो, प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट असेट इंक्रीज होते हैं तो हम माइनस करते हैं, डिक्रीज होते हैं तो हम प्लस करते हैं। ऑन द अदर हैंड करंट लायबिलिटीज कम होती है तो हम माइनस करते हैं, इंक्रीज होती है तो प्लस करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, क्या करा जाएगा, इसको माइनस किया जाएगा। इन्वेंट्रीज क्या हो रही है, इंक्रीज हुई जा रही है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। करंट लायबिलिटीज हमारी इंक्रीज हो रही है, 3.5 लाख से हो गई तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, डिफरेंसेस को प्लस करेंगे। इसमें हम क्या करने वाले हैं, 2,50,000 को हम माइनस करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम 10 लाख में से 2,30,000, इसमें हम ये भी अमाउंट माइनस करेंगे, ठीक है। किसमें माइनस करेंगे, ये जो निकाला हमने 39,67,000, फॉर्मेट के बिना कर रहा हूं मैं, ठीक है। और ट्रेड पेबल्स कितना, 1 लाख, ये प्लस किया जाएगा, ठीक है। और ट्रेड रिसीवेबल भी इंक्रीज हुआ तो ये भी माइनस किया जाएगा, ठीक है। 30,000 माइनस किया जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारा 35,57,500। कितना आ रहा है, 35,57,500। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। सिंपल हमने क्या किया है, प्लस माइनस किया है। देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है हमारा 35,57,500। आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। मैं दिखा दूंगा, जगह पे पोस्ट कर दूं। हाँ, ये चीज क्लियर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं अब इसको रफ करने वाला हूं। ये चीज समझ में आ गई, बिल्कुल ठीक। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है,
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल बी, मतलब हमने बिफोर टैक्स निकाल लिया, मतलब टैक्स का अमाउंट ही तो माइनस करना है। जरा टैक्स का अमाउंट देखते, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कहीं भी अलग से हमको टैक्स का अमाउंट नहीं दे रखा है, तो जो प्रोविजन फॉर टैक्स होगा वही हमको पे करना पड़ेगा। बिल्कुल सही आंसर। तो 437,500, ठीक है। तो जरा सॉल्व कर देते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट से। तो 35,57,500 में से हम क्या माइनस करने वाले हैं, 4,37,500, ठीक है। राइटिंग को इग्नोर कर देना बच्चों प्लीज। 0,0,0,0,2,1 और ये हो गया 3। तो 31,20,000 विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि हम कैश फ्लो का फॉर्मेट है, पूरा मन में फॉर्मेट में हमको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब चलिए डिस्कस करते हैं केस नंबर 4 की तरफ, और आज की वीडियो का लास्ट केस होगा हमारा रीड, ठीक है। वही हम पहले क्वेश्चन देखेंगे हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। क्या दे रखा है, करंट रेशियो दे रखा है, निकालना है, क्विक रेशियो वो निकालना है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना है। मतलब बिना क्वेश्चंस को रीड किए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हमको जरा सॉल्व करना पड़ेगा। जरा देखते हैं सॉल्व। रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल टेक्स्ट extract of Rehan Limited and answer the given question, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ट्रेड पेबल्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन हैंड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये सारी चीजें आपको दे रखी है। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया करंट रेशियो निकालिए, और कौन से साल का निकालिए, 2020 का निकालिए। मतलब हमको 2020 का क्या निकालना है, करंट रेशियो निकालना है। और करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हमारा क्या होता बताइए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, बिल्कुल सही आंसर। तो फटाफट से हम देख लेते हैं हमारे करंट असेट्स कौन से, करंट लायबिलिटीज कौन सी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हमारी, करंट लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंस हमारे करंट असेट्स, ट्रेड पेबल्स हमारी करंट लायबिलिटीज, इन्वेंट्रीज हमारे करंट असेट्स, ट्रेड रिसीवेबल हमारे करंट असेट्स, और कैश इन हैंड भी क्या है हमारे करंट असेट्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स है ना, तो वो करंट असेट ना ही करंट लायबिलिटीज है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी ना ही हमारा करंट असेट है या फिर करंट लायबिलिटीज है। ये चीज समझ में आ गई आपको, बिल्कुल सही। ओके, तो जरा सॉल्व कर ले 2020 की फिगर्स के साथ, एक बार रीड कर लेते हैं। 50,000, 3 लाख, 18 लाख, ठीक है, 12 लाख, 11 लाख और 17 लाख, 24 लाख और 12%, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए बच्चे सॉल्व करते हैं। हमको क्या निकालना था, करंट रेशियो निकालना था, ठीक है। वो भी कौन से ईयर का निकालना था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पे हमको 2020 का निकालना था, ठीक है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, बिल्कुल सही जवाब आपका। चलो अब करंट एसेट्स निकालते हैं। क्वेश्चन में पहला करंट असेट्स क्या दे रखा था हमको, सबसे पहले दे रखा था हमको प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखा था, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखा था, सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है वो पेन टैबलेट में। सबसे पहले हमको दे रखे थे प्रीपेड एक्सपेंस दे रखे थे करंट असेट्स के अंदर, और वो कितने दे रखे थे, अमाउंट के साथ में लिख देता हूँ आपको, 3 लाख के दे रखे थे, ठीक है। ओके, मैंने अमाउंट अपने पास, मेरे पास पेपर है उसमें से देख के बता रहा हूँ। फिर हमने देखा था इन्वेंट्री था हमारा करंट असेट्स में, ठीक है। आप मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो। इन्वेंट्री कितनी थी हमारी, 12 लाख की थी, बिल्कुल सही। इसके बाद हमारे साथ ट्रेड रिसीवेबल थे, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल कितने थे हमारे, 11 लाख के थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कैश इन हैंड था, और कैश इन हैंड कितना था हमारे पास, 17 लाख रुपए का था, बिल्कुल सही। तो इन टोटल हमारे पास जो करंट असेट्स थे वो थे हमारे पास 43 लाख के, ठीक है। तो बस यहाँ पे हमने लिख दिया 43 लाख। ओके, अब बात करते हैं करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज हमारे पास सिर्फ 2 थी। पहला था हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और दूसरा कितना था हमारे पास, ट्रेड पेबल्स, ठीक है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने थे हमारे पास, 50,000 के थे, और ट्रेड पेबल्स कितने थे हमारे पास, 18 लाख रुपए के थे। कितना आ गया हमारा, 18,50,000 आ गया, बिल्कुल सही। वो यहां पर हम ऊपर लिख देंगे 18,50,000। तो जब सॉल्व करेंगे हमारा करेक्ट आंसर आएगा 2.3:1, बिल्कुल सही।
2.32:1 will be our correct answer। अब देखते हैं ये ऑप्शन में कहां दे रखा है। तो 2.32 मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला, हमको क्या निकालना है, क्विक रेशियो निकालना है। कौन से का निकालना है क्विक रेशियो हमको, एक मिनट, क्विक रेशियो निकालना हमको 2018 का निकालना है। तो 2018 की इंफॉर्मेशन को हम देखेंगे गौर से जरा। अच्छा, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, बिल्कुल सही। और क्विक असेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट्स माइनस इन्वेंटरीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस एडवांस टैक्स। आई होप ये चीज आपको याद आ रही होगी। फिर से रिपीट करते फॉर्मूला, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज वही हमारे पास दो हैं, क्या क्या हमारे पास करंट लायबिलिटीज में हाईलाइट ही कर देता हूं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी करंट लायबिलिटीज होती है और ट्रेड पेबल्स हमारी करंट लायबिलिटीज होती है। ये चीज समझ में आ गई होगी। तो दो चीज हमारी करंट लायबिलिटीज हैं, 25,000 और 14 लाख। तो कितनी होगी हमारी करंट लायबिलिटीज, बिल्कुल सही 14,25,000, बिल्कुल सही। अच्छा, क्विक असेट्स क्या होते हैं हमारे, करंट असेट्स में से हम क्या माइनस कर दें, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दें, हम इन्वेंटरीज माइनस कर दें और हम एडवांस टैक्स माइनस कर दें। या फिर ये बोलो सारे करंट असेट्स ऐड कर लो, बस कौन से ऐड मत करो, इन्वेंटरी ऐड मत करो, प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐड मत करो और क्या ना ऐड करो, एडवांस टैक्स ऐड ना करो। तो मतलब मैं कहूं क्या प्रीपेड एक्सपेंस हमको ऐड करने चाहिए, नहीं करने चाहिए ऐड। क्या इन्वेंटरी ऐड हमको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐड। ठीक है, क्योंकि जब बाद में पहले करंट असेट में सबको ऐड करो फिर अलग से उनको माइनस करो, इससे अच्छा तो ऐड ही मत करो, प्लस करके माइनस करना, इससे अच्छा लो मत कैलकुलेशन के अंदर। ये चीज समझ में आ रही है आपको, बिल्कुल सही। तो चलो दोनों तरीके से बता दूंगा आपको। ट्रेड रिसीवेबल कितना दे रखा है हमको और कैश इन हैंड। तो मतलब हमको ये सिंपल देखा जाए, ये दो हमारे क्विक एसेट्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इन हैंड। मतलब 10 लाख और 15 लाख, 25 लाख हो गए, 25 लाख हमारे क्विक एसेट्स हो गए। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कितनी होगी, 25,000 और 14 लाख, 14 लाख 25,000। बस ये दो चीजें करनी है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको मुझे पता है कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको चलो दोनों तरीके ही बता देता हूं। ठीक है, देखो क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, क्विक रेशियो निकालना है। और कौन से साल का निकालना है, 2018 का निकालना है, बिल्कुल सही। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट लायबिलिटीज हमारे पास दो थी, कौन कौन सी थी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे और हमारे पास ट्रेड पेबल्स थे, बिल्कुल सही जवाब आपका। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के थे हमारे पास, 25,000 के थे और ट्रेड पेबल्स कितने थे हमारे पास, 14 लाख के थे। ठीक है, 14 लाख के थे। तो हमारे पास जो करंट लायबिलिटी थी वो थी हमारी 14,25,000, बिल्कुल सही। और वही चीज हमने यहाँ पर तुरंत लिख भी दी, 14,25,000। ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्विक एसेट्स होते हैं। क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस और माइनस एडवांस टैक्स। क्योंकि क्वेश्चन में एडवांस टैक्स है नहीं तो मैं लिख नहीं रहा। और करंट एसेट्स हमारे 4 थे, अगर आपको याद आ रहा हो तो। ठीक है, याद आ रहा है 4 आपको, कौन कौन से थे हमारे, प्रीपेड एक्सपेंसेस थे, प्लस इन्वेंट्री थी, प्लस ट्रेड रिसीवेबल थे, प्लस कैश इन हैंड थे। है ना। अब माइनस मुझे फिर से वही करना है, इन्वेंट्री माइनस करना है, माइनस करना प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इन्वेंट्री से इन्वेंट्री कैंसिल कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। क्या प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। मतलब मेरा सिंपल वर्ड्स में अगर देखा जाए तो क्विक एसेट्स का मेरा सम होना चाहिए ट्रेड रिसीवेबल प्लस कैश इन हैंड। तो कितना आ गया, ट्रेड रिसीवेबल थे मेरे पास 10 लाख के, प्लस कैश इन हैंड कितना था मेरे पास, 15 लाख का। ठीक है, तो 25 लाख मेरा क्या आ गए, क्विक एसेट्स आ गए। मैं एक बार अमाउंट कंफर्म कर लूं, अमाउंट मेरी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब 25 लाख को यहां पे लिख देना है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आएगा 1.754। कुछ लंबा आएगा तो हमको 2 डेसिमल तक लेना होता है, अपॉन 1। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बस आप देख लो हमारा करेक्ट आंसर कहां पर है, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखें जरा करेक्ट आंसर कहां है हमारा, 1.75। 1.75 A is our correct
आंसर। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 3, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, आईटीआर निकालना है हमको। अब कौन से साल का निकालना है हमको? 2020 का निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, निकालते हैं आईटीआर 2020। देखो सबसे पहले आईटीआर मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। और एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या डिटेल दे रखी है? 2020 का निकालना है। ओके 2020 में हमको क्या दे रखा है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 24 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमारे पास दे रखा है 12%। मतलब इससे हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, प्लस माइनस करेंगे, आ जाएगा। फिर आता हमारा एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। ये इन्वेंट्री दे रखी है बेटा। ये जो 12 लाख की जो इन्वेंट्री है ना, ये ओपनिंग होगी या क्लोजिंग होगी? बताओ इसका आंसर। सर 2020 की है तो मतलब क्लोजिंग ही होगी। बिल्कुल सही बेटा, आपने सही गैस किया, ये क्लोजिंग है। तो बेटा ओपनिंग कौन सी होगी? ओपनिंग कौन सी होगी? तो बेटा ओपनिंग होगी हमारी पिछले साल की क्लोजिंग, है ना। तुम्हारी जो ओपनिंग इन्वेंट्री होगी वो होगी हमारी 10 लाख, बिल्कुल सही। और जो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो कितनी होगी? 12 लाख की होगी। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी जो हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओपनिंग इन्वेंट्री होगी हमारी 2019 की क्लोजिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी हमारी 2020 की क्लोजिंग। तो एवरेज इन्वेंट्री तो हम निकालेंगे बट इजीली, और हमको बस क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना है। हमारा क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। तो करें क्वेश्चन को सॉल्व, बिल्कुल सही। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मत लिख देना एग्जाम में, वो याद कराने के लिए होती है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और ये शॉर्ट फॉर्म भी अलाउड नहीं है, मैं सब सॉल्व करवाने के लिए आपको लिखवा रहा हूं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, बिल्कुल सही। सबसे पहले एवरेज इन्वेंट्री ही निकाल देते हैं क्योंकि हमको पता है कैसे निकालनी है, बिल्कुल सही। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है हमारा? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है बच्चों? हमारा 10 लाख दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है बच्चों? 12 लाख। सर ये 10 लाख कहां से आया बेटा? ये 2019 का क्लोजिंग है, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक तो हमारा है 12 लाख, ठीक है। ओके तो 22 लैक्स अपॉन 2 हमारे पास जो एवरेज इन्वेंट्री आ गया वो कितना आ गया बेटा? 11 लाख रुपए आ गया। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी आपको। तो बेटा चलो ये तो चीज हमने यहां पर लिख दी 11 लाख। ओके अब निकालते कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। बेटा हमको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का फॉर्मूला पता है। क्या होता है फॉर्मूला? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। क्या होता है फॉर्मूला? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना दे रखा है बेटा? हमको 24 लैक्स दे रखा है। और ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कितना दे रखा है? 12% दे रखा है। अब हमको परसेंटेज पता नहीं होती किस पर लेनी है, और क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमेशा किस पर लेते हैं? सेल्स पर लेते हैं। सर सेल्स पे क्यों लेते हैं बेटा? जीपी का फॉर्मूला ही क्या होता है? जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बताओगे जरा? सर जीपी का फॉर्मूला, जीपी रेशियो फॉर्मूला होता है जीपी अपॉन क्या कहते हैं आपका? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। तो अगर ये चीज निकालनी है तो ये चीज हमको दे रखी है, कर देते सॉल्व, बिल्कुल सही। करे सॉल्व। 12% किस चीज का? 24 लाख का। तो कितना आ गया हमारा? 24 लैक्स। सॉल्व करेंगे इसको, माइनस 2,88,000। सर आप पहले से रट के आए हो क्या फिगर? बेटा नहीं, रट के नहीं आया हूं। कौन से? देखो 2,24,000, 24,000 इंटू 10 कितने हो गए? 2,40,000। 24,000 इंटू 2 कितने हो गए? 48,000। तो 2,40,000 प्लस 48,000 कितना हो गया? 2,88,000 हो गया। ये शॉर्टकट तरीके होते हैं कैलकुलेट करने के, ठीक है। अच्छा अब इसको देखो मैं कैसे सोल्व करूंगा। 24 लाख में से 3 लाख माइनस करो, 21 लाख, और फिर 12 लाख प्लस कर दो। तो क्या हो गया? 21,12,000, ठीक है। ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जरा सॉल्व कर लेते हैं। 21,12,000। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1.92 टाइम्स, ठीक है। कितना आएगा? 1.92 टाइम्स। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बट देखिए हमारा आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर क्या है, जरा वो भी देख लें एक बार फटाफट से। 1.92 टाइम्स है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट
आंसर। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। केस 4, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना है। ओके, ऑफ 2020। ले मजे आ गए बेटा, मजे आ गए बेटा, मजे आ गए। क्यों मजे आ गए बेटा? अभी ही हमने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना है। कितना निकालना है? 21,12,000 निकालना है, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। मतलब एक पंथ दो काज, एक क्वेश्चन करो और दो के आंसर निकालो। तो जरा देखते हैं क्या आंसर आ रहा हमारा। 21,12,000 किसका आ रहा है? बिल्कुल सही, ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये चीज समझ में आपको आ रही होगी। तो आज हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 4 हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। टिल देन पढ़ते रहिए, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।